शर्म दिखाया गया है, लेकिन समझते नहीं कि इसी प्रक्रिया से ये मानव समाज बनाया हुआ है ना। और वो कितने होता है ये महिलाओं को पता है, लेकिन फिर भी सरकार को शर्म नहीं आती है। अभी भी जितनी भी महिलाएं मेरे हमारे साथ आए हुए हैं, बहुत से लोगों की इस प्रकार की समस्या हो रही होगी, तब भी हम यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन कभी आप महिलाओं से जना समाज और समझेगा कि महिलाओं को बहुत दिक्कतें होती हैं। हमने इन्हें पुरुष प्रधान समाज को हर समय बिना शर्त के आगे बढ़ाया है, तभी इस आज के वर्तमान भारत में 92% ऑल इंडिया में विधानसभा में पुरुष गए हुए हैं, लोकसभा में 86 पुरुष गए हुए हैं और राज्यसभा में 83। महिलाओं की संख्या राज्यसभा में 17%, लोकसभा में 14% और विधानसभा में सबसे घटिया 8%। लेकिन हमने कभी आनाकानी नहीं करी। हम तुमसे अपना हिस्सा मांग रहे, तुमसे तुम्हारा कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। और अभी तक ये भारत का इतिहास रहा है कि महिलाओं ने किसी से भी अपना हिस्सा मांगा, जो हमारा हिस्सा है हमें दे दो। क्यों हमारे हिस्से में कब्जे करे बैठे हुए तुम लोग? ये खून में से हमारे है ना, हमारे से पहले बताओ आप हमारे सुना। पहले तो सरकारों ने बिना किसी गारंटी के किसी भी एरिया गैर लट्टू कैरियर को लाइसेंस कैसे दे दिया फाइनेंसिंग का। जब आम आदमी जब लोन लो ना, स्कूटी पे लोन लो तो पूछना चल या अंचल संपत्ति या पर तनख्वाह का जमीन रात बोलिए कि लोग पढ़े लोन लेना तो बोला पड़ो जो तनख्वाह छो पूरी डॉक्यूमेंट एग्जाम कर बिगले अगर कबारे वो चीज हो तो खत्म कर दे काट दे जबर गया ले काट दे तनख्वाह है ना। चल अच्छा समझ में ऐसे तो जे तनख्वाह ले आना तो बोला पड़े मकान जब जमीन हो वो मकान डाल जम कर देना। समीर अग्रवाल ने ऑल इंडिया में 7 स्टेट में ये कंपनी खोली हुई थी है ना। और फाइनेंसिंग उत्तराखंड से 50 अरब है, 5,000 करोड़ से 5,000 करोड़। हालांकि मोटा मोटा सरकारी आंकड़ा तो 800 है, लेकिन मैं जिस प्रकार से लोगों से मिल रही हूँ इसमें 25,000 एजेंट है। पर एजेंट कह रही है कोई बोले मैं 10 चलो, कोई बोले 20, कोई बोले 100, कोई बोले 1000, बहुत से लोग 1000 ग्राहक है ना। तो मैंने मिनिमम और मैक्सिमम के बीच लगाया कि 100, 25 × 100 = 25 लाख। तो 25 लाख तो ग्राहक होगी नहीं ऑलरेडी। और 25 लाख ग्राहक होगा तो मोटा मोटा तो 1000 वाला तो आप लोग लगाएंगे कहीं तो 50 अरब से ऊपर घोटाला है ये। तो हमारे पहले तो सबसे पहले सरकार की गलती है कि बिना गारंटी के समीर अग्रवाल को क्यों लाइसेंस दिया गया। और दूसरी गलती है जब समीर अग्रवाल घोटाला करके गया जो गारंटी की होगी संपत्ति, जैसे मैंने बैंक लोन नहीं चुका है तो सरकार आ गई कुर्की पौड़ दे मेरे मकान हो या जमीन हो या स्कूटी या गाड़ी, सरकार ऑलरेडी कुर्की पौड़ दे है ना, सरकार वजह चीज है ना। तो जब समीर अग्रवाल घोटाला करके गया तो समीर अग्रवाल ने जिस यहाँ पे ये पैसा लिया, मतलब जो ये सोसाइटी खोली गारंटी जब ये ठिकान की लोन कौन है ना तो ठिकान की कौन सी क्या है मतलब 10 करोड़ की तभी तो समीर अग्रवाल की जो संपत्ति जिस यहाँ पे उसने ये सोसाइटी खोली, क्या सरकार ने उसकी कुर्की नहीं की? कुर्की क्यों नहीं की सरकार ने अभी तक सरकार समीर अग्रवाल को पकड़ के क्यों नहीं लाई? किस बात का इंतजार कर रही है? क्या नहीं है सरकार के पास? सरकार मेरे अभी नहीं जब लगा तोड़ दो ना तो अल्लाह 50 आदमी तक फोन आए दीदी आप सच में जा रहे हो जंतर मंतर, मैं अभी से दंगे लगे हूँ। तो अभी तक समीर अग्रवाल क्यों नहीं आए यहाँ भारत में? समीर अग्रवाल को क्यों नहीं लाया गया? जिस यहाँ पे उसने ये सोसाइटी खोली थी उस संपत्ति की कुर्की क्यों नहीं की गई? और समीर अग्रवाल के नीचे जितने भी वो कड़ी है उन तमाम लोगों को पूछताछ करके उनकी कितनी संपत्ति है उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई? अभी तक जो पकड़े गए वो इसी पकड़े जो पीड़ित चल, चाहे वो ममता भी चल। हालांकि उसने जनता की साझेदारी जरूर करी, इसमें में कोई दो राय नहीं है। आप लोगों का साथ मजबूती से नहीं दिया वाला बात है, लेकिन अभी भी जो पकड़े थे बेचारा वो पीड़ित सन, वो भी पीड़ित है ना, है ना। मैं कह रही हूँ कि जांच हमारी भी करो, हम कराते हैं हमारी भी जांच करा, लेकिन करो तो सही। डर किस बात है सरकार को? और क्या तुम्हें मजाक हो रखा है यदि 25,000 एजेंट आत्महत्या कर देंगे, यदि 25 लाख ग्राहक परेशान है, सरकार को मजाक हो रखी है क्या? अगर सरकार जन नहीं रह रही तो सरकार राज का बटन सरकार ने सोचो चाहे कि जब सब तुम खून चूस कर खा लिया तो राज का बटन तुम लोग हो ना। तो मैं ये वीडियो माध्यम से ये मंच माध्यम से अपन गढ़वाल
सांसद हैं, सबसे मैं निवेदन करूंगी कि सर ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आप अपने उत्तराखंड के लोगों की जो भी पीड़ा है उसे सॉल्व करें। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी ड्यूटी नहीं है ये। मैं आम नागरिक हूँ, मैं आम नागरिक ड्यूटी से बाबू लो ये। और आप भी बता सकते हैं कि मेरा आज 1.5 साल हो गई कि मैं मिलता है मैं होता है बता सकते आपको बाकी सब दिखता है ना। इवन परिवार में दे अपन जेबड़े खर्च करके किराया देना पड़ो, कैसे खाना पड़ो पड़ बात बोलने ये तुरंत जितनी भी वो वही मिला पड़ा मैं 5,000 रुपये लगा लिए। आज तक जाना बहुत बैनर छापा पर पोस्टर छापा जो माइक ला यू लिया वसू लिया मजाक बानी हमने 445 दिन धरत लोग मजाक बानी है ना। तो हम भाई इस वीडियो के इस मंच के माध्यम से गढ़वाल सांसद जी से कहना चाहते हैं कि हम आपके माध्यम से अपने गृह मंत्री से मंत्रालय से मिलना चाहते हैं, क्योंकि गृह मंत्री जी का नैतिक जिम्मेदारी है कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो अंदरूनी हो चाहे बाहरी हो, ये सारी चीजें हमारे गृह मंत्रालय देखता है। और क्योंकि ये जो भी चीजें हुई हैं वो सहकारिता के माध्यम से खड़ी गई है, कृषि मंत्रालय ने रजिस्टर किया है और सहकारिता मंत्रालय भी वर्तमान समय में हमारे अमित शाह जी के पास है। तो हम उनसे मिलना चाहते हैं और उनसे हम यह कहना चाहते हैं कि आप इमरजेंसी फंड बनाइएगा। अगर यमुना रोड खराब हो गई और नहीं तो ना दी रात रोड ठीक कर जाओ, क्योंकि कोई नियम कानून चल सरकार दृष्टि से 800 करोड़ से ना तो सरकार बनाए ना फंड 800 करोड़ का। हमारे धामी जी 1200 करोड़ अपन ने देकर अब पहले पोस्टर खपाए 1200 करोड़ तो 1200 करोड़ नहीं खपाऊंगा 800 हमारे पैर दे हम अपने भेजी 50 कॉल होगा निकल जाओ 50 अगर भेजी 500 आप बनी खपाऊंगा ना और हम तो दे देना ना 500 करोड़ हमारे लोगों को दे देना तो हम तो खुद प्रचार करता। लेकिन हमारा सवाल यह है आखिर सरकार के नाक के नीचे हमारा पैसा गए तो गए कहाँ, पहली बात। और सरकार इसके लिए इमरजेंसी फंड बनाए, हमारी महिलाओं को हमारी भाई बहनों को उनका पैसा दे। अन्यथा मैं भेजी माध्यम से हम बातचीत के माध्यम से चाहते कि यह प्रॉब्लम सॉल्व हो। अगर नहीं होगा तो मैं 1857 की क्रांति फिर से भारत में लाना चाहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ गली का मामला नहीं है, ये मामला महिला विरोधी है। क्योंकि महिलाओं को इस जो ये सोसाइटी के माध्यम से अपनी पति से अलग किया गया, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने ससुराल से, मायके से, अपने मामा कोट से, मतलब कहीं जा नहीं सकती महिला कहीं जा नहीं सकती महिला ना जीत में बुआ छकड़ी ना फूल में बुआ छकड़ी ना भाई में बुआ छकड़ी ना बहू में बुआ छकड़ी ना मां ना बाप मोटे में बुआ छकड़ी अपना आदमी में बुआ छकड़ी से कि ले ऊपर आके तो हमारे पास पैसा है दिल मर रही है महिला। तो ये न केवल फाइनेंशियल मामला है, ये महिला विरोधी मामला है, ये देश विरोधी मामला है। हमें क्या पता कि हमारे पास इस्तेमाल कहाँ हुआ होगा। हो सकता है कि आतंकवादी को दे दिया होगा, हो सकता है कि उत्तराखंड में 50 अरब पैसा किसी आतंकवादी को दे दिया होगा और वो आतंकवादी हमारे पौधों के खिलाफ लड़ाई को क्या गारंटी है। तो ये मामला धर्म विरोधी है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी पर ना कि हम हिंदुत्व ये मैं एक कोई मुसलमान से हाथ पकड़ा तो मुसलमान से बता 25 लाख बैठे सब हिंदू सन 25 लाख सब हिंदू सन शर्म नहीं है सरकार को। क्या हिंदू के छाती में पांव रख करके हिंदू को रोन रही है। तो इस विषय को हम इस मन से स्पष्ट करना चाहते हैं, सरकार इनके पैसे सम्मान से वापस दे। समीर अग्रवाल को यहाँ लाए, उसकी संपत्ति कुर्की करे, हुए ट्वीट नहीं बेचा, जो मर्जी शो करे, हमारे पैसे सम्मान से वापस आए। अन्यथा भारतवर्ष में 1857 की क्रांति देखने को मिलेगी। मैं तो साफ पुरुष हूँ कि मेरे सीने पे गोली मारा, कौन डरता तुमसे? मैं डरती नहीं हूँ, मैं ना तुम्हारे जुमलों से डरती हूँ ना तुम्हारे ताने साउट से डरती हूँ। तुम मेरे सीने पे गोली मारा, तुम भी तो फांसी चढ़ा बीच में चढ़ा था फांसी, मैं तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे लोगों का पैसा सम्मान से वापस मिलना चाहिए। और इसके बाद सरकार गारंटी करेगी आज के बाद इस प्रकार के कोई भी ये फाइनेंसिंग जो फ्रॉड है वो यहाँ भारतवर्ष में हमारे उत्तराखंड में नहीं आएगा। हमारे धामी जी वाली उत्तराखंड में मामला नहीं सवाल वैसे दीदी बोलो है ना। अगर उत्तराखंड में मामला नहीं भेजी तो तुम बोली उत्तराखंड में जान की ले दिए ना। अगर चुप नहीं घर मामला नहीं हुआ ना तो मेरा घर में नहीं होने ना चीज और नहीं होने। जब मामला केंद्र का था तो आपने केंद्र में रोक देना चाहिए ना उसको, वहाँ पे नियम नहीं देना चाहिए था। आपको 37 ब्रांच खोल दिया आपने गाँव में जाकर के गाँव में जान सुना। तो मेरे बहुत दुख होना चाहिए कि हमारा मतलब जो बुजुर्ग माता
किस्म लगे हम 5-6 पूछे माता है ना जो लिया गोड़ दूध बेच गई खेती बाड़ी कर गई ढेर मजदूर कर गए ये जम करे शर्म नहीं चाहिए लोगों को मतलब मेरे हिसाब से तो अगर मैं सत्ता में होती तो मैं तो शर्म के मारे डूब मरती बता कि हमारे माँ बहन बेटी को कैसे ठगा गया ये बात देशभक्ति का दिन ये हमारा आज सबसे ज्यादा फौजी पैसे सम डूबा ये बात युवाओं कर आज से हमारे बेरोजगार युवा पैसे सम गया है ना तो हम ये अगर ये यहाँ तक मामला नहीं आता यदि सरकार पहले तो इन डकैतों को लाइसेंस नहीं देती उसके बाद लाइसेंस देने के बाद उन्हें तुरंत पकड़ के लाते जो आज सीबीआई का जांच हो रहा है जो भी हो रहा है वो खैरात में नहीं है वो हम सड़कों पर एयर डिवीजन हमें आप लोग तक को लो या बाबू हम इधर झारखंड में बोल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में बोल रहे हैं और वो पटेल ये हर का सहयोग जम्मू कश्मीर में सीधे शीघ्र अतिशीघ्र करें सबसे बड़ा यूपी में कौन है दिल्ली में कौन है कि हमारा वाला भाई यार दर्द को तैयार है सरकार विशेष मर गया सिर्फ उतना खंडा वाला सीधे जाओ ये सब मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री अमित शाह जी कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी और सहकारिता मंत्री को जब हमने डीजीपी मोदी से मुलाकात करी और जनप्रतिनिधि बताएं कि जनता अपराधी है और ये पीड़ित है मैंने कहा आप अपनी भूमिका बताएगा चल अपराधी बात तो अपराधी से हम लोग को अकल नीचे तुम मत से जाकर अगर तुम में अकल नीचे तो तुम करें कैसे उनको सुबह बैठ के अगर शासन प्रशासन कह रहे हैं कि हमें अकल नहीं है तो तुम कर क्या रहे उनको सुबह बैठ करके हमारी टैक्स पे मतलब वाले बच्चे है ना तो ये खैरात में नहीं मिल और आज जो भी होगा वो खैरात में नहीं मिलेगा आपके संघर्ष का पैसा है और जिम्मेदारी सरकारों की है और सरकारों की जिम्मेदारी तय की जाएगी सरकार अगर नहीं काम करना चाहती तो मैं इतना कहूंगी सरकार पद का छोड़े साहब और सीधी बात है हमारा छाती बना बैठा खास कर मैं छाती बना बैठा भाई अगर शर्म से कह देता तू एक के खिलाफ लोगों के प्रति बारिश मानव समाज को जन्म लेने में माँ का हाथ है माँ ने अपने रक्त से तुम्हें सींचा है माँ ने अपने दूध से तुम्हें पाला है अपने आंचल में तुम्हें खिला पिला करके बड़ा किया है और उन पदों में बिठाया है यदि प्रधानमंत्री मोदी से लागू छ कि वो माल कष्ट खाके वो तो पता पड़ा है यदि अमित शाह जी से लागू छ कि वो माल कष्ट खाके वो पता पड़ा है यदि मोदी से लागू छ तो त्वरित मां का सम्मान करते हुए इनके पैसे से सम्मान से वापस दे अन्यथा कहीं पे चुनवर पानी हो जाकर धो मरे और पत्थर खाली करे बहुत बहुत धन्यवाद एकत्रित हुए हैं और जिनके सहारे हम आज यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं तो आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद करती हूँ कि भाई जी लास्ट टाइम तक हमारा साथ देंगे और आप लोगों को तो पता ही है कि हम आज 1.5 साल से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं 1.5 साल से हम लोग कम से कम 7-8 बार सीएम धामी आवास कूच कर चुके हैं लगभग 3 बार हम दिल्ली भी आ गए हैं और खैर अपने श्रीनगर में अपने उत्तराखंड में तो हम कितने बार चले गए हैं कोई हमारी सुनने वाला नहीं है तो बहुत पीड़ा में है बहुत परेशान है और आज हम यहाँ पहुँचे हैं आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद भी करती हूँ कि हमारे जो बड़े भाई ध्यानी जी हैं वो हमारी व्यथा को सुनेंगे और हमें ये जो इस दलदल में जो हम फंसे हुए हैं तो इस दलदल से बाहर निकालेंगे हमें भारत सरकार कृषि मंत्रालय के नाम पर यहाँ पर जो है ठगा गया है और आज 1.5 साल से हम लोग मतलब सभी लोग कह रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं भारत सरकार कृषि मंत्रालय के नाम पर हमें ठगा गया है तो आप लोग भी समझ सकते हो भैया कि हमने आप लोगों के सम्मुख भी कई बार अपनी बातें रखी हैं कि हम कितने परेशान हैं और हम सब जितनी भी मातृ शक्ति हैं वो तो लगातार 1.5 साल से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और आज हम इस रूप में यहाँ आए हैं कि हमें हमारा भुगतान चाहिए हमारी सरकार हमारी बात सुने हमें जितना हो सकता है हमें सहयोग करे आज हमारे साथ हमारी कई बहनें जो LUCC में थी कईयों ने सुसाइड कर लिया है कईयों ने जो है कैंसर से पीड़ित हो गई हैं कई बहनें जो है डिप्रेशन से पीड़ित हैं तो क्यों हमारी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है अगर नहीं सुन रही है तो इसका कारण क्या है क्यों आप लोग इस व्यथा को लेके हमारे उत्तराखंड आए थे और जब आए तो आज आप लोग हमारा निवारण क्यों नहीं कर रहे हो क्यों हमें इस जाल से बाहर निकाल रहे हो तो आग्रह नहीं पूर्ण उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग जितनी भी बहनें हम पीड़ित हैं जो सड़कों पे हैं वो पीड़ित हैं जो रात दिन धरने पे बनी हुई हैं वो पीड़ित हैं तो आप लोगों ने हमारा सहयोग देना है और
इस समय दिल्ली हमारा भैया जो ये धरना प्रदर्शन है, ये आर या पार की लड़ाई है। हम यहाँ से अपने लिए कुछ ना कुछ जो है आप लोगों से उम्मीद करके जाएंगे, आश्वासन लेके जाएंगे कि हमें आइंदा मतलब यहाँ आने की नौबत न पड़े और हम अपने लक्ष्य में सफल हों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पर बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनके जरिए हम यहाँ इस सभा तक पहुँच पाए हैं। बोलना तो हमें ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन आज इस कदर पे हैं हम लोग कि अपनी व्यथा किसको सुनाएं। सभी लोग हम यहाँ पे सभी बहनें जानते हैं कि हम यहाँ पे किस परेशानी को छोड़ के आ रखे हैं। यहाँ पे सबकी अपनी अपनी समस्या है और फिर भी हम लोग यहाँ पे आ रखे हैं अपने अधिकारों को लड़ने के लिए। तो मैं सरस्वती बहन के साथ साथ यहाँ पे हमारे बड़े भाई कमल ध्यानी जी हैं और उनके साथ जो उनका पूरा संगठन है, उनका मैं यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन लोगों ने हमारा साथ दिया। साथ देने की मतलब पूरी कोशिश करते हैं और सामर्थ्य भी रखते हैं, हमें आश्वासन देते हैं। तो मतलब जो हमारा ये LUCC का मामला है, इसको तो आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन हमारे मीडिया के द्वारा हमारी सरकार को हमारी जो मन की व्यथा है वो पहुंच पाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि हम किस कदर से यहाँ पे जुड़े थे और आज हम एक दूसरे के दुश्मन भी बन रखे हैं आपस में। ना हम, जैसे हमारी सरस्वती बहन ने कहा है कि हम ना तो अपनी बहन से बात कर सकते हैं, ना अपने भाई से बात कर सकते हैं, ना अपने अड़ोसी पड़ोसी से बात कर सकते हैं। आज हम ऐसे हो रखे हैं जैसे कि हमने पता नहीं किस का हमने मर्डर किया है। इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं हम लोग। ना हम शादी में जा सकते हैं, ना पार्टी में जा सकते हैं, ना किसी सामाजिक कार्य में जा सकते हैं। ऐसी हमारी मनोदशा हो रखी है और मैं खुद अपनी परिस्थिति को लेके बताती हूँ आप लोगों के सामने कि मैं एक दिन भी अपने घर को नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी एक विकलांग, शारीरिक मानसिक दोनों तौर से विकलांग है और मैं उसको छोड़ के भी हर जगह शामिल हो जाती हूँ। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा तो हमारे लिए क्या है कि हम दूसरों के ये इस दुख से हम निपटारा छुटकारा पाके हम अपना पहले वाला जीवन हम पा सके और इसके लिए हमें अपने बच्चों की, अपने खुद की हमें बलि भी देनी पड़े तो हमें कोई वो नहीं है ना। तो आप लोग भी सभी लोग आए यहाँ पे और अपनी अपनी व्यथा सरकार को सुनाई, मीडिया के माध्यम से अपनी अपनी मन की बात बताएं ताकि हम लोग इस समस्या से मुक्त हो सके। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, सभी बहनों से अनुरोध है कि अपने दो शब्द यहाँ पे कहें, क्योंकि यहाँ पे कोई बाहर का नहीं है, अपनी सब अपनी हमारे अपने घर के लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं। तो आप लोग आए, बेझिझक अपने दिल की बात रखें। जब हम इतनी दूर से खर्चा करके आ रखे हैं तो ये मान के चलो कि हमने अपने अधिकार को लेके जाना है यहाँ पे। तो धन्यवाद, मुझे बोलना ज़्यादा नहीं आता है। धन्यवाद। जो भाई लोग हैं उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ और बहन सरस्वती को बोलने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि जिस बहन ने हमें अभी तक जिंदा रखा हुआ है वो बहन सरस्वती है। ना तो मैं आज की कब की मर चुकी होती। मैं, आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि इसमें कुछ नहीं बीत रहा। मैं 1.5 साल से इतनी परेशान हूँ, मैंने अपने घर की, अपनी बेटी की गहने तक सब कुछ बेच चुकी हूँ और एजेंट मुझे घर तक मरने पीटने के लिए गली गली में मरने के लिए आ रखे हैं। तो मैं जिस दिन से हमारे LUCC की ये मामला गड़बड़ हुआ था उसी दिन से मैं घर से बाहर निकली थी और अभी तक मैं बाहर ही निकली हूँ। शायद इसमें मेरी कोई बहनें घरों में भी बैठ चुकी होंगे, लेकिन मैं श्रीनगर पीपल चौरी से लेकर और थाने में हमने जुलूस से लेकर, मसाल जुलूस से लेकर, थाली भी बजवाया हमने और पूरी रोड श्रीनगर से लेकर, कीर्तिनगर से लेकर पौड़ी में हम 4 बार चले गए। ऋषिकेश धामी निवास में हम 5-6 बार चले गए और राष्ट्रपति भवन भी आ चुके और जंतर मंतर आज हमारा दूसरा दिन है। तो सभी LUCC बहनों से मैं नमन करती हूँ कि जो बहनें हमारे साथ देने के लिए, जो पीड़ित बहनें वो सड़कों में उतरे हुए और जिन्होंने खूब कमाई, गाड़ी कमाई खाई, वो अपने घरों में बैठे हुए।
क्योंकि उन पे भी ऐसी बीती कि जिस तरह मैं रो रही हूँ और जिस तरह मेरे बच्चे बर्बाद हो चुके हैं और मेरा घर बर्बाद हो चुके हैं, अगर उनके घर में भी ऐसी विपदा होती तो अपनी हक के लिए बाहर सड़कों में आती। और बहनों, मेरी बहनों, हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारे भुगतान नहीं हुआ, आज हम ये जंतर मंतर में सर पे कफन बांध के आ चुके हैं, या तो मौत के बदले मौत देंगे या अपने हक के लेके घर जाएंगे, क्योंकि हमें लूटा गया अमित शाह के नाम से और मोदी सरकार के नाम से। ने तो मैं 2022 में लास्ट में जुड़ी थी और मई में मुझे 3 साल होना था पूरा। मेरे 37,73,900 इसमें जमा हो रखे हैं और मैंने घर बर्बाद क्या किया, अपने घर से, अपनी बहनों से और अपने भाइयों का घर बर्बाद किया। मैं 2 साल की थी, मेरे पापा मर गए थे और मैं जब 21 साल की हुई तो मेरी माँ मर गई थी। मेरे भाइयों ने मुझे किस गरीब स्थिति से पढ़ाया लिखाया होगा, हमारी शादी करी होगी। आज हमारे न माँ है न बाप है, बिल्कुल अनाथ बच्चे थे। मेरे भाई ने होटलों में काम किया, तब हमें पाला। हम छोटे छोटे भाई बहन छूट गए थे, हमारे साथ न माँ थे न बाप था। मेरे भाई ने 14 साल के बच्चे ने होटलों में काम किया, तब भाई बहनों को पाला था। आज हमने अपने घर गृहस्थी में जैसे भी नमक रोटी खा रहे थे, आज इन लोगों ने हमें अस्तर से बर्बाद किया। क्यों किया? अमित शाह के नाम से बोला इन्होंने गरीब गुजरों को रोजगार है, और ये क्या कहते हैं इसे, केंद्र सरकार से है कि अमित शाह ने विधवाओं को, गरीबों को रोजगार दे रखे, जिनका कोई सहारा नहीं है, वो RD FD करो। हमें RD FD करने के लिए बताया था, और RD FD कहते हैं कि कैसे करें कि अपने घरों से 5 रुपये बचाओ, 500 रुपये बचाओ, 1000 रुपये से करा। इन्होंने 3 साल का करा। हमने कहा चलो यार ये अच्छा है, सरकार के, सरकार हमें रोजगार दे रहा है, कृषि मंत्रालय। तो जिनको हमने श्रीनगर में एक छोटा से पद से लेकर, जाओ वार्ड मेंबर हो, जाओ पंचायत मंत्री हो, जाओ विधायक हो, जाओ मुख्यमंत्री हो, जब ये आते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम मातृशक्तियों को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आज इन्होंने मातृशक्तियों को ऐसा बर्बाद करा। जाओ धन सिंह रावत हो, जाओ मुख्यमंत्री हो। हम धन सिंह रावत के साथ हम होली मिलन में गए थे। होली मिलन में धन सिंह रावत ने हमें मिलने नहीं मिला वो हमें। तो फिर उसने कहा कि तुम 1-2 महिला आओ, और ये मेरे संज्ञा से बाहर चले गए ये बातें, और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। धन सिंह रावत को पूरा पता था, कृषि मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है और स्वास्थ्य मंत्रालय ये था, और केंद्र में जो कृषि मंत्रालय का जो मंत्री था वो धन सिंह रावत था। इनका अगर हाथ नहीं होता तो ये हमारी आवाज़ उठा सकता था। मेरे उत्तराखंड, मेरे पड़ोस, मेरी बहनें सड़कों में डुबला रहे, इनकी कोई मदद कर सकते थे। ये आज कह रहे ये मेरे हाथ की बस में केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार में ये अपने हमारी आवाज़ तो उठा सकता था। इसको हमने वोट किस पद पे दिया? उसे हमने एक छोटा सा विधायक बनाया, उसके बाद नेता बने, कितने मंत्री बन गए हो। धन सिंह रावत कितने मंत्री, अभी भी कह रहे कि बहनें हम लखपति करोड़पति बना देंगे। कैसे बना देंगे भाई? वो उसने तो करोड़पति बना रखे सभी बहनों को। इस मातृशक्ति ने, मातृशक्ति जिन्होंने अपने घर चूल्हा चलाना था, अपने घरों से बाहर आने के लिए फुर्सत नहीं थी, आज सड़कों में 1.5 साल से पड़े। इनका दर्द कौन देखेगा? इनका पीड़ा कौन देखेगा? जिन्होंने आज हमें इतना बर्बाद कर चुके कि मैं दवाई का थैला में साथ में ला रही, क्योंकि मेरे पे कितनी बीमारी हो गई, मैं खड़ी नहीं रह सकती हूँ। मेरे टेंशन से अलग हो गया, और मेरा शुगर, BP, हार्ट की प्रॉब्लम, कहीं प्रॉब्लम हो गई। 1.5 साल से मैं इतना परेशान हो गया। मैं 2-3 लाख रुपए यहाँ कर्जा निकाल के आ रही हूँ। मैं कोई ये नहीं समझ सकता इसके पास पैसा कहाँ से आए, क्योंकि जहाँ से हमने पैसा लाना था वहाँ तो हमने घर बर्बाद कर दिया, बच्चों की जीवन बर्बाद कर दिया। मैंने लड़की के लिए गहने बनाए, तो जब मेरे ग्राहकों ने मुझे मना पीटने धमकी दिया, तब मैंने वो गहने भी बेच चुकी हूँ। अब मेरे पास ये फुटी कौड़ी नहीं है। मैं आवाज़ इसलिए उठा रही हूँ यहाँ पे कि आज जिन्होंने मेरा घर बर्बाद किया, और सरकार से लेकर या बैंक मैनेजर से लेकर, लीडर से लेकर, मैं इतनी बर्बाद हो चुकी हूँ कि मेरे 3 एजेंट मर चुके हैं। 3 एजेंट मर चुके हैं। मैंने उस समय भी मैसेज से भी डाली, ग्रुप में डाले कि भाई मेरे मदद करो, मेरा कोई सहारा नहीं है, भाई मेरे को मदद करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे कमाने वाला कुछ नहीं है। हमारे बीच में जब ये LUCC की मामला शुरू हुआ था, उसके बाद हम दोनों पति पत्नी के एक्सीडेंट हुआ था। इतनी बुरी स्थिति हो रही थी, मेरे 20 टाँके लगे हुए, पति के मेरा हाथ खराब हो रखा है, हमारे साथ कमाने वाला कुछ नहीं, बच्चे हमारे छोटे हैं। तो मैं कहाँ से दूँ? मेरे 37 लाख
73,900 मेरे जमा है। और उसके अंदर उन्होंने मेरे को कहा कि तू टीम बना। मैंने 3-4 औरों को भी जोड़ के उनके घर भी बर्बाद कर दिए, छोटे छोटे बच्चे उनके। अब मेरे 3 एजेंट ख़त्म हो गए और एक का तो 80 लाख हैं, और एक के 60 लाख हैं, और एक के 24,000 हैं। लेकिन वो मेरे को इतना जीना हराम हो रखा है, मुझे जीना ऐसा हो रखा है। मैं यहाँ भी आ रखा हूँ, मैं सोच रखा है मेरे बच्चों को मार तो नहीं दिया हो उन्होंने घर में। तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। और अपनी आवाज़ उठाओ मेरी बहनों, जिस पे मेरे जैसे बीत रहे होगे सब अपनी आवाज़ उठाओ और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन सरस्वती का, धन्यवाद मेरे बड़े बुजुर्ग भाई लोग जो